एक ऐसा लड़का जिसके घर में कभी दिवाली पर माँ के लिए साड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसके पिता पुजारी थे और चाहते थे कि बेटा दूध का कारोबार करे, लेकिन बेटा रामलीला में सीता बनना चाहता था। फिर एक दिन यही लड़का घर से सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई भाग गया। मुंबई में काम करने मिला तो ऐसा नहीं कि सीधे हीरो बन गया। पहली फिल्म मिली, बी ग्रेड फिल्म, कमाई हुई सिर्फ 5,000 रुपया। लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर भोजपुरी सिनेमा में वो मुकाम बनाया कि लोग उसे भोजपुरी का महानायक कहने लगे। आज के स्पॉटलाइट में हम बात करेंगे उन्हीं रवि किशन की। जिस रवि किशन को बॉलीवुड में काम के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसी ने भोजपुरी सिनेमा को अपनी पहचान बनाया। फिर हिंदी सिनेमा में लौटा, तेलुगु फिल्मों में विलेन बना, बिग बॉस में गया और आखिरकार राजनीति में भी पहुंचकर खुद की अलहदा पहचान बनाई। लेकिन रवि किशन की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है गरीबी, जिद, ईगो, अकेलेपन, सिनेमा के जुनून और उस आदमी की जो आज भी कहता है कि अगर उसके पास एक्टिंग नहीं होगी तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। रवि किशन का जन्म मुंबई के सेंटा क्रूज की एक छोटी सी 10 बाय 12 की चौल में हुआ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे। पिता पुजारी थे और साथ में छोटा सा डेयरी बिजनेस चलाते थे। लेकिन पिता और चाचा के बीच विवाद शुरू हुआ, जैसा कई घरों में हम देखते हैं, और डेयरी बंद हो गई। परिवार को वापस जौनपुर जाना पड़ा। रवि वहाँ करीब 7 साल रहे। घर की हालत ऐसी थी कि उनके मुताबिक दिवाली पर माँ के लिए साड़ी खरीदना भी मुश्किल था। पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। मुंबई छूट चुकी थी और रवि को लगने लगा था कि अगर वो वापस मुंबई नहीं गए तो या तो पागल हो जाएंगे या गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्में उनके लिए किसी स्कूल की तरह बनकर आई। उनके पास कोई बड़ा मेंटोर भी नहीं था। रवि बताते भी हैं, सिनेमा बिकेम माई टीचर, और शायद यहीं से उनके भीतर एक्टर पैदा होना शुरू हुआ था। रवि के घर में सिनेमा का कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि उनके पिता तो उन्हें एक्टर बनते देखना ही नहीं चाहते थे। रवि ने रामलीला में सीता का किरदार निभाया। पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा। उनके मुताबिक पिता उन्हें डांटते थे, ये तुम नचनिया क्यों बन रहे हो, मार भी पड़ती थी। लेकिन रवि को शायद तब तक समझ आ चुका था कि उन्हें करना क्या है। 17 साल की उम्र में माँ ने उन्हें 500 रुपये दिए और रवि घर छोड़कर मुंबई आ गए। वहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। एक पुराने दोस्त हृदय शेट्टी के जरिए फिल्म मेकर से मुलाकात हुई। पहली फिल्म मिली जिसका नाम था पीताम्बर। फिल्म बड़ी नहीं थी, लेकिन रवि के लिए वो शुरुआत थी। डूबते को तिनके का सहारा थी। पहली कमाई हुई 5,000 रुपया। उस पैसे से उन्होंने बाइक खरीदी और फिर शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने आगे चलकर उन्हें रवि किशन बनाया। रवि किशन को हिंदी फिल्मों का काम मिल रहा था, लेकिन वो मुकाम नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर आई तेरे नाम। इसमें उन्होंने एक पुजारी का किरदार निभाया और इस रोल को ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने अपने पिता के कपड़ों तक का भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। जब बॉलीवुड में काम और पैसे की कमी थी, तभी उन्हें एक भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई। रवि ने अपनी माँ को फ़ोन किया। घर में अवधी बोली जाती थी। माँ ने कहा, अपने गांव के लोगन खातिर कर ही लो। रवि ने माँ की बात सुनी और फिल्म कर ली, और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदल गया। जिस इंडस्ट्री को शायद उन्होंने शुरुआत में सिर्फ एक काम समझकर स्वीकार किया था, वहीं से उन्हें मिला सम्मान, पहचान और पैसा। उन्होंने बाद में बताया कि उस समय उनके पास अपना घर तक नहीं था। भोजपुरी सिनेमा से कमाई होने के बाद उन्हें अपनी पहली पुरानी 10 बाय 12 वाली वही जगह वापस खरीदी और उससे बड़ा करवाकर अपनी बहन को दे दिया। और फिर जब वक्त बदलता है तो ऐसा ही होता है। जौनपुर में उनके माता पिता के घर के बाहर लोग तस्वीरें खिंचवाने आने लगे। यानी जिस लड़के को कभी लगता था कि जौनपुर में उसका भविष्य ही नहीं है, उसी जौनपुर ने बाद में उसे अपना सुपरस्टार बना दिया। भोजपुरी ने रवि किशन को सिर्फ स्टार नहीं बनाया। जिस दौर में भोजपुरी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ, उसी दौर में रवि किशन बड़े चेहरों में शामिल हुए। जर्नलिस्ट और ऑथर अभिजीत घोष ने अपनी किताब सिनेमा भोजपुरी के बारे में बताते हुए कहा था कि भोजपुरी सिनेमा का तीसरा बड़ा फेज़ करीब 2002 के बाद शुरू हुआ। 2004 से 2008 के बीच कम से कम 275 भोजपुरी फिल्में बनी और इस दौर के प्रमुख स्टार्स में मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ
और रवि किशन शामिल थे। यानी रवि किशन सिर्फ इस इंडस्ट्री से निकले हुए एक्टर नहीं थे, वो उस दौर के उन चेहरों में थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक बड़े कमर्शियल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई। और फिर आया बिग बॉस। भोजपुरी में रवि किशन सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए वो अभी भी सिर्फ रीजनल एक्टर थे। फिर उन्होंने बिग बॉस किया। रवि ने खुद बाद के एक इंटरव्यू में कहा था कि बिग बॉस के 3 महीने ने उन्हें जिंदगी, फेम, पैसा, फैमिली और रियलिटी को अलग तरीके से समझने में बहुत मदद की। और बिग बॉस के बाद उनके लिए हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुल गए, यानी बॉलीवुड में अब उन्हें अच्छा काम भी मिलने लगा जिसकी तलाश में वो थे। उन्होंने श्याम बेनेगल और मणि रत्नम जैसे डायरेक्टर्स के साथ रावण और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में काम किया। यानी जिस एक्टर को बॉलीवुड में शुरुआत में जगह नहीं मिल पा रही थी, कोई काम देने को तैयार नहीं था, वो दर दर भटक रहे थे, वही एक्टर अब उन फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहा था जिनका नाम हिंदी सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स में लिया जाता है। लेकिन रवि किशन के लिए ये सफ़र इनसिक्योरिटी से खाली नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि करीब 4 महीने तक उनके पास काम नहीं था। वो अपने मेकअप बॉक्स को सूंघते थे और रोते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें उस मेकअप को फिर अपने चेहरे पर लगाने का मौका कब मिलेगा। उनके लिए सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, सिनेमा मीन्स लाइफ टू हिम। और शायद इसी वजह से नए टैलेंट को लेकर इनसिक्योरिटी के सवाल पर उन्होंने एक बार कहा भी था, एवरीवन हैज़ देयर टाइम। उनका मानना था कि जब तक डेस्टिनी में लिखा है तब तक वो इंडस्ट्री में रहेंगे, और अगर वो अमिताभ बच्चन की तरह मेहनत करते रहे तो 73 साल तक भी काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने खुद को एक ही इमेज में बंद भी नहीं होने दिया। हमने अक्सर उन्हें बदलते हुए किरदारों में, बदलते हुए रोल्स में देखा। तेलुगु सिनेमा में रेस गुर्रम का शिवा रेड्डी हो या फिर विलन का किरदार, एक फिल्म में पुजारी, दूसरी में साइको, तीसरी में विलन, कहीं भोजपुरी हीरो, कहीं हिंदी कैरेक्टर एक्टर। उनका मानना है कि वो डांस, कॉमेडी, रोमांस से लेकर किलर और साइकोटिक तक हर तरह का रोल कर सकते हैं। रवि किशन की पर्सनैलिटी का एक और अनयूजुअल हिस्सा है उनका अपना फेमिनाइन साइड। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। वो महिलाओं के पेन, मूड्स, लव और पैशन को महसूस कर सकते हैं। अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, अपनी पत्नी के भी पैर छूते हैं। हालांकि मजाक में कहते हैं कि जब वो सो रही होती हैं तब, क्योंकि जागते हुए वो ऐसा करने की परमिशन नहीं देती। उन्होंने यहाँ तक कहा, मे बी इन माई नेक्स्ट लाइफ आई वुड लाइक टू बी बॉर्न अ वुमेन। लेकिन इस सारे शोर के पीछे एक बेहद अकेला आदमी भी है। उन्होंने बताया था कि कभी कभी वो पूरे क्रू से दूर किसी अकेले होटल में अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं। जंगल में दौड़ना, म्यूजिक लगाकर डांस करना और फिर अकेले बैठकर रोना, लेकिन अपने लोगों के सामने नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके लोग उन्हें कमज़ोर समझें। और शायद यही रवि किशन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो आदमी हज़ारों लोगों के सामने इतना लाउड है, वो अकेले में खुद से बात करता है। आज भी उनका ये अलग अंदाज सोशल मीडिया पर खूब दिखाई देता है। हाल के दिनों में उनके एक्सप्रेशंस, डांस और इंटरव्यूज़ के क्लिप्स मीम्स बनकर वायरल हुए और ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन रवि किशन ने इस पूरे मीम फेस्ट को काफ़ी सहजता से लिया और कहा कि तारीफ और ट्रोलिंग दोनों टेम्परेरी हैं। तभी तो कभी वो खूब बोलते हैं और कभी मौन व्रत रख लेते हैं। कहानी में एक ऐसा चैप्टर भी आता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। वो चैप्टर है मनोज तिवारी और रवि किशन का। एक समय दोनों भोजपुरी सिनेमा के 2 सबसे बड़े स्टार्स थे और दोनों के बीच कंपटीशन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। रवि किशन ने बाद में बताया कि दोनों करीब 13 साल तक राइवल्स रहे। दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर तक नहीं करना चाहते थे। अगर पता चलता कि सामने वाला आ रहा है तो रास्ता बदल लिया करते थे। एक फिल्म में रवि चोर और मनोज पुलिस वाले के किरदार में थे। कहानी के मुताबिक रवि के किरदार को मनोज से मार खानी थी, लेकिन रवि ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मनोज को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। फैंस नहीं चाहते थे कि उनका हीरो किसी दूसरे हीरो के सामने हारे, और ख़ासतौर पर मनोज तिवारी के सामने तो बिल्कुल नहीं। रवि ने खुद इसे ईगो टसल कहा था, लेकिन एक दिन वो राइवलरी पीछे छूट गई। आज दोनों इस पुराने किस्से को याद करके हंसते हैं और रवि किशन कह चुके हैं कि अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। यानी जिस राइवलरी ने भोजपुरी सिनेमा के एक दौर को 2 बड़े धड़ों में बांट दिया था, वही कहानी आज दोस्ती पर जा पहुंची है।
रवि किशन की कहानी में सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का या बॉलीवुड में एक स्टार होना काफ़ी नहीं था। 2014 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और हार गए। उन्होंने कहा भी कि ये मोदी वेव की वजह से हुआ। 2016 में उन्होंने बताया कि राजनीति में आने के पीछे उनका विचार था पे बैक टाइम, यानी जिन गरीब लोगों से उन्हें प्यार और पहचान मिली उनके लिए कुछ करने की इच्छा। बाद में उन्होंने माना कि शायद राजनीति में आना थोड़ी जल्दी था, लेकिन उन्होंने इससे रिग्रेट नहीं माना। कहा कि उस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। फिर वो वापस सिनेमा में लौटे और बाद में बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ी, जो आज भी जारी है। लेकिन आखिर रवि किशन को समझा कैसे जाए? एक इंटरव्यू में उन्होंने ही कहा था, मैं अपने शरीर का सिर्फ 7 या 8 या फिर 12% इस्तेमाल कर पाया हूँ कलाकार के रूप में। उनका मानना है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आज भी वो सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर पर हों तो बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। यानी 10/12 की चाल से निकला वो लड़का जिसने कभी सिनेमा को अपना टीचर कहा था, आज भी उसे सिनेमा का स्टूडेंट बना हुआ है। क्योंकि शायद रवि किशन की कहानी किसी मुकाम तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये उस भूख की कहानी है जो मुकाम मिलने के बाद भी खत्म नहीं हुई। जिस लड़के को कभी अपने पिता से छिपकर रामलीला में सीता बनना पड़ा था, उसी लड़के ने आगे चलकर लाखों लोगों के सामने अपनी पहचान बनाई। जौनपुर से मुंबई, भोजपुरी से बॉलीवुड और फिर संसद तक रवि किशन की कहानी एक सपनों की कहानी तो जरूर है।